नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी के अपने YouTube चैनल जीके आर्ट पे स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जिस पार्ट को मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो पार्ट बहुत एक लंबा लेसन नहीं है और ना ही मैं उस पर आज बहुत लंबे लेसन पर डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन आज मैं एक छोटे से व्यक्ति का पात्र परिचय कराऊंगा जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने कार्यों को लेकर बहुत अधिक चर्चित हुए थे और जिसने हमारे आजकल के कंपटीशन में कई सारे प्रश्नों को बना दिया। जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूं वो शख्स हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और ये प्रश्न आपके लिए जानना बहुत और बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं नौरोजी जी से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। दादा भाई नौरोजी से संबंधित प्रश्नों को यदि हम बनाने का प्रयास करें तो देखिए कई प्रश्न इनसे संबंधित जो आपके कंपटीशन में हमेशा पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाएंगे। इनके बारे में पहला प्रश्न आता है ये कि कांग्रेस पार्टी के दूसरे अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो याद रखिएगा, दूसरे अध्यक्ष किस पार्टी के लिए? कांग्रेस। दूसरे अध्यक्ष कब बने थे? 1886 में। और कहां बने थे? कोलकाता में। तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कांग्रेस पार्टी के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस पार्टी का दूसरा अधिवेशन कहां हुआ था? कोलकाता। और कांग्रेस पार्टी का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में। अगला प्रश्न दादा भाई नौरोजी को लेकर देखिए। अगला प्रश्न यह बनेगा कि दादा भाई नौरोजी जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने तो उससे पहले कांग्रेस पार्टी में कोई भी पारसी अध्यक्ष नहीं बना था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पारसी अध्यक्ष बनने वाले ये पहले व्यक्ति थे। अर्थात आपसे यह क्वेश्चन पूछे कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। प्रथम पारसी अध्यक्ष, पारसी धर्म के थे ये दादा भाई नौरोजी। तो प्रथम ये क्या बनते हैं? पारसी अध्यक्ष बनते हैं। इसके पहले कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक ही अध्यक्ष हुए थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे और वो हिंदू थे। अब नौरोजी जी से देखिए संबंधित अगला प्रश्न क्या पूछता है। अगला प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की जितनी भी बैठकें हुई हैं, जितने भी अधिवेशन हुए हैं, उसमें सबसे अधिक बार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन व्यक्ति बने थे? तो यहां भी आपका आंसर बनेगा दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के सबसे अधिक बार अध्यक्ष। और जब यह प्रश्न पूछे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि कितने बार यह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो यह अध्यक्ष बने थे 3 बार। कांग्रेस पार्टी का इनको 3 बार अध्यक्ष बनने का मौका मिला। पहली बार यह बने थे 1886 में और वो जगह था कोलकाता। दूसरी बार ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे 1893 में, जगह था लाहौर। और तीसरी बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे 1906 में, जगह था कोलकाता। तो सबसे ज्यादा बार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जिस व्यक्ति को बनने का मौका मिला वो व्यक्ति भी थे दादा भाई नौरोजी। फिर आपसे यह प्रश्न पूछेगा कि कांग्रेस पार्टी में जितने भी उस समय नेता थे उन सभी नेताओं में सबसे अधिक उम्र के कौन व्यक्ति थे? और अधिक उम्र होने के चलते इनको एक उपनाम दिया गया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जिन्हें कहा जाता है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत के वृद्ध पुरुष। ये कहलाते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कभी कभी हिंदी में भी पूछा जाता है कि भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहते हैं? तो भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। उसी प्रकार से अगला एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न इनसे संबंधित यह आएगा कि किस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी का भीष्म पितामह कहते हैं? तो कांग्रेस पार्टी का भीष्म पितामह कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। कांग्रेस के भीष्म पितामह
बहुत बड़े संकट मोचक। उसके बाद देखिए, यदि कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थापना होने से पहले इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से एक संस्था चलती थी जिसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाया था। लेकिन जिस समय कांग्रेस पार्टी की प्रथम बैठक होती है तो प्रथम बैठक के दौरान यह इंडियन नेशनल एसोसिएशन इस पार्टी में मिल जाती है और तब इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाता है। यानी इस पार्टी का कांग्रेस नाम देने वाले व्यक्ति भी थे कौन? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का नामकरण पूछेगा आपसे प्रश्न कि कांग्रेस पार्टी का नामकरण किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा। अगला प्रश्न आपसे यह पूछेगा कि भारत का वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सबसे पहले इंग्लैंड में जाकर सांसद बना। भारतीय होने के बावजूद भी इंग्लैंड में जाकर सांसद बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी और ऐसा कारनामा करने वाले भी कौन से शख्स थे? दादा भाई नौरोजी। ये व्यक्ति जो हैं दादा भाई नौरोजी, भारत से इंग्लैंड में बनने वाले पहले सांसद, इंग्लैंड में सांसद बनने वाले पहले भारतीय। अब आपको यहां से कुछ प्रश्न मुझे बताना पड़ेगा कि इंग्लैंड में ये पहली बार सांसद बने, इससे पहले किसी भारतीय ने इंग्लैंड में सांसद बनने का गौरव प्राप्त नहीं किया। ये गौरव मिला था दादा भाई नौरोजी को। तो ये सांसद कब बने थे? याद रखिएगा, इंग्लैंड में इनको सांसद बनने का मौका मिला था 1892 में, जब यह लिबरल पार्टी के टिकट पर फिन्सबरी सेंट्रल से चुने गए थे। जगह कौन सा था जहां से चुनाव जीते थे? फिन्सबरी सेंट्रल से चुनाव जीतकर इंग्लैंड का जो आम सदन है जिसे हम हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में यह पहुंचने वाले पहले भारतीय सांसद थे। तो एकदम याद रखिएगा क्वेश्चन, ये बने थे कब? 1892 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि किस व्यक्ति ने भारत के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की थी। नेशनल इनकम की गणना हर साल होती है और नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले देश के जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देश के लिए पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की। हालांकि आज के डेट में देखिएगा तो आज के डेट में राष्ट्रीय आय की गणना अब किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि इस कार्य को करने के लिए एक संस्था बना दिया गया है, जिस संस्था को हम कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी आयोग। लेकिन देश में जब पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी तो उस समय इस गणना को करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वह थे दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले भारतीय, और ये पहले भारतीय जो थे, यहां से फिर प्रश्न पूछा जाएगा क्या कि राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले कब किया था? तो इन्होंने गणना किया था 1868 ईस्वी में। और जिस समय 1868 ईस्वी में इन्होंने गणना किया उस समय यही बताया था कि भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले देश के पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। यह गणना इन्होंने 1868 में किया था, जब इन्होंने बताया था कि देश में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है। आगे देखिए इनसे एक और क्वेश्चन क्या पूछता है। आगे इनसे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत ही शानदार पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? इस पुस्तक को किसने लिखा था?
तो याद रखेंगे यहां भी आपका आंसर बनेगा दादा भाई नौरोजी। और इस पुस्तक के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने भारत से संसाधनों को इंग्लैंड में ले जाने की बुराई की थी और धन के निर्गमन को, धन के अपवहन को इन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि यह बुराइयों की बुराई है, अर्थात इविल और इविल्स। इसी पुस्तक में इन्होंने चर्चा किया था। भारत के धन विदेशों में जाने की कड़ी निंदा इस पुस्तक में की थी। और इस पुस्तक के बारे में हम कह सकते हैं कि इस पुस्तक को भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों का बाइबिल कहते हैं। यह पुस्तक कहलाता है राष्ट्रीय आंदोलन का बाइबिल। राष्ट्रीय आंदोलन का बाइबिल किस पुस्तक को कहता है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक को इन्होंने लिखा था 1901 ईस्वी में। तो इस पुस्तक में किस बात की चर्चा है? इंग्लैंड के जब लोग हमारे देश में शासन कर रहे थे तो इंग्लैंड वासी यहां के संसाधनों का प्रयोग कर रहे थे और यहां से जो कुछ भी उनको फायदा होता था वो धीरे धीरे करके उन सारी वस्तुओं को इंग्लैंड की तरफ भेजने लगे। तो यहां के संसाधनों से इंग्लैंड धनवान होने लगा और इसी का इन्होंने विरोध किया कि यह बुराइयों की बुराई है, क्योंकि अगर ऐसा होते रहा तो एक दिन हमारा देश बिल्कुल कंगाल हो जाएगा। तो इसी के बारे में इन्होंने जिस पुस्तक में चर्चा किया है वो पुस्तक कौन है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब आइए देखिए, धन निष्कासन को लेकर इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। धन निष्कासन को लेकर इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत को हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है? इसी को हम कहते हैं धन का निर्गमन, या इसी को हम कहते हैं अपवहन, या इसी को हम कह सकते हैं निष्कासन। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दिया था? भारत का धन विदेशों की तरफ प्रवाहित हो रहा है, इंग्लैंड की तरफ जा रहा है और ये हमारे देश के लिए शुभ घड़ी नहीं है। ये थ्योरी, इस बात के कंसेप्ट को देने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। यही इनकी बातों को ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निर्गमन, इसके बारे में सिद्धांत इन्होंने दिया था 1867 ईस्वी में। अब आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। यही दादा भाई नौरोजी हैं जिन्होंने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1906 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की। स्वराज की मांग की, अर्थात देश में स्वराज की मांग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है कि स्वराज की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1906 में की गई थी। और कहां की गई थी? कोलकाता में की गई थी। लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी द्वारा मांगी गए स्वराज का मतलब आजादी नहीं था। इनके स्वराज का यहां मतलब था आर्थिक स्वतंत्रता। इस स्वराज का मतलब था आर्थिक स्वतंत्रता। अर्थात दादा भाई नौरोजी ने स्पष्ट शब्दों में अंग्रेजों से यह मांग की कि भारतीयों को भी रुपए पैसे में अंग्रेजों के साथ समानता का व्यवहार में लाया जाए। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह अगर भारतीय काम कर रहे हैं और उसी जगह अगर अंग्रेज काम करें तो अंग्रेजों को ज़्यादा वेतन मिले, भारतीयों को वेतन कम मिले। मैं इसका विरोध करता हूं। ये समानता लाई जाए, हमें भी आर्थिक स्वतंत्रता दी जाए। तो इसी का जिक्र इन्होंने किया था कलकत्ता अधिवेशन में, जब इन्होंने पहली बार देश के लिए स्वराज की मांग की। यहां स्वराज का मतलब हम यही समझते हैं कि स्वराज का मतलब होता है अपना शासन, लेकिन अपना शासन इन्होंने नहीं मांगा था। स्वराज की मांग, जो हम अपना शासन कहते हैं, उसको मांग की थी सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने, जिसको हम पूर्ण स्वराज कहते हैं। और यह मांग उन्होंने 1929 में किया था। लेकिन यहां पर मांगे गए स्वराज का मतलब था आर्थिक स्वतंत्रता। तो ये सारा क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी को लेकर है।
मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अधिक इससे फ़ायदा हुआ होगा, और यदि आपको फ़ायदा हुआ है, आपको चीज़ें समझ में अच्छी तरह से आ गई हो, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।